तो हेलो बच्चों, तो हम आज देखेंगे लिविंग वर्ड का वन शॉट। क्योंकि कुछ बच्चे जो क्लास में एडमिशन लिए थे जिस टाइम पे उस टाइम पे मैंने जब क्लास लेना स्टार्ट किया था, तो जब लिविंग वर्ड मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो कुछ बच्चे एडमिशन में जैसे उनकी लेट हो गई थी, मतलब वो एडमिशन लिए हैं लेकिन लेट लिए हैं तो लिविंग वर्ड चैप्टर नहीं पढ़ पाए हैं। तो उनके लिए मैं वन शॉट वीडियो बना रहा हूँ NCERT पे। तो आप NCERT का बुक लेके और हाइलाइटर लेके और एक पेन लेके या पेंसिल लेके साथ में बैठिएगा, ताकि आप मतलब इस चीज़ को रिकॉल कर पाएँ। और जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनको भी मैं कहूँगा कि अपना NCERT लेके बैठिएगा और हाइलाइटर लेके बैठिएगा एक बार आपका, ताकि नॉर्मली रिवीजन भी हो जाए। देखो, मैंने वीडियो तो रिकॉर्ड किया था लेकिन क्या करिएगा, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो फिर मैं उसी पे ही उसी PDF में दोबारा आपको रिकॉल कराते हुए आगे बढ़ूँगा, हर चीज़ों को बताते हुए। ठीक है, हम देखते हैं। पहला ही हमारा जो लिविंग वर्ड चैप्टर स्टार्ट होता है, तो लिविंग वर्ड चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि जो लिविंग वर्ड चैप्टर है, देखो जो लिविंग वर्ड चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है, तो चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही एक साइंटिस्ट आते हैं हमारे अंश मेयर साहब। पहला ही उनका फिगर आता है अंश मेयर साहब का। उसमें हम देखते हैं कि अंश मेयर साहब से मतलब 2 क्वेश्चन आज तक नीट में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि डार्विन ऑफ 20वीं सेंचुरी किसे कहा गया है। देखो, डार्विन ऑफ 20वीं सेंचुरी, तो डार्विन ऑफ 20वीं सेंचुरी किसको कहा गया है, तो हमारे अंश मेयर साहब को कहा गया है। फिर देखो, उसके बाद से इनको जो हमारे अंश मेयर साहब हैं, देखो जो हमारे अंश मेयर साहब हैं, तो अंश मेयर साहब कोई हम क्या इनको दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो देखो दूसरे किस नाम से जानते हैं, इनको डार्विन 20वीं सेंचुरी के नाम से जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं, इनको ट्रिपल क्राउन बायोलॉजी के भी नाम से जानते हैं। क्योंकि इनको ट्रिपल क्राउन बायोलॉजी मतलब इनको बायोलॉजी में 3 प्राइज़ दिया गया था। 3 प्राइज़ कौन कौन सा, तो पहला प्राइज़ था इनका बेंजन प्राइज़ जो 1983 में मिला था, और दूसरा प्राइज़ इनका क्या था, इंटरनेशनल प्राइज़ ऑफ द बायोलॉजी। इंटरनेशनल प्राइज़ ऑफ द बायोलॉजी इनको दिया गया था 1994 में। और तीसरा प्राइज़ इनको दिया गया था कारफोर्ड ऑफ द प्राइज़ 1999 में। अब आगे देखते हैं, अपना लिविंग वर्ड से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब देखो, लिविंग वर्ड चैप्टर हम जब स्टार्ट करते हैं तो हमारा पहला ही देखो क्या आता है। अब जो नई NCERT है 2023 वाली, उसमें कुछ चीज़ें काट के निकाल दी गई हैं। देखो देखो यहाँ पे लिखा गया ना द लिविंग वर्ड। देखो यहाँ पे जो लिखा गया द लिविंग वर्ड, इसके बाद से एक टॉपिक आता है आपका जो आपको मतलब इस 2023 वाले NCERT में क्या किया गया, उसको कट करके निकाल दिया गया। तो हमारा जो 2023 में आता है उसका देखो आता है कि व्हाट इज़ द लिविंग, मतलब आप लिविंग किसे बोलोगे, मतलब एक टॉपिक था जिसको काट के निकाल दिया गया। इस बार NCERT में नहीं दिया गया है, तो देखो मैंने फिर भी उसको चीज़ को बताने की कोशिश की है, जितना मैं इंक्लूड कर पाया हूँ किया हूँ। अब वन शॉट वीडियो तो भाई पूरी चीज़ें तो बता नहीं सकता पूरे जैसे क्लास में पढ़ाई गई है, क्योंकि लिविंग वर्ड क्लास में तो 1 हफ्ते से ऊपर चला था, तब उतनी चीज़ें तो बता नहीं सकते। लेकिन हाँ, जितना ही बताऊँगा कन्फाइंड बताऊँगा, जितना ही बताऊँगा इसी में से क्वेश्चन आ जाएगा। ये जो है NCERT से कुछ चीज़ें रिमूव हो गई हैं, उसका यहाँ पे मैंने लिखा है। देखो व्हाट इज़ लिविंग, पहले ही बोला कि आप लिविंग किससे बोलोगे, तो इसका डिफिनीशन देख लो कि द लाइफ इज़ द यूनिक कम्प्लेक्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंसिंग थ्रू द केमिकल रिएक्शन विच ऑफ द लीड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सनेस एडाप्टेशन और रिप्रोडक्शन। मतलब कह रहा है कि हम लिविंग या लाइफ हम उसी को बोलेंगे जिसमें क्या क्या मतलब जिसके अंदर क्या क्या चल रहा हो। तो कुछ केमिकल रिएक्शन, देखो कुछ केमिकल रिएक्शन देखने के मिल जाए, और क्या लीड टू द, और क्या कर रहा हो, ग्रोथ कर रहा हो और डेवलपमेंट भी कर रहा हो, और रिस्पॉन्सनेस मतलब किसी चीज़ को क्या इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्स कर रहा हो। जैसे मान लो कोई आपको एक थप्पड़ मार दे तो आप रिस्पॉन्स करते हो ना, हाथ तुरंत ले जाते हो वहाँ पे, तो वही कह रहा है कि रिस्पॉन्सनेस भी होना चाहिए उसमें, और क्या होना चाहिए, एडाप्टेशन भी होना चाहिए, अपने आप को एडाप्ट भी कर ले इन्वायरमेंट में। मतलब जैसे इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट में कभी क्या होता है, बरसात होता है, कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, तो वो अपने इन्वायरमेंट में एडाप्टेशन भी कर ले। और क्या होना चाहिए उसमें, तो रिप्रोडक्शन होना चाहिए, अपने जैसा सेम संतान उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए। तो कह रहा है उसके बाद से कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रॉपर्टी क्या होते हैं, कैसे हम कहेंगे कि हाँ ये लिविंग है। अगर ये चीज़ें, तो जैसे कुछ साइंटिस्टों ने दिया है, बोला कि अगर ये कैरेक्टर अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी प्लांट में पाया जाता है तो लिविंग है, अगर नहीं पाया जाता तो लिविंग नहीं माना जाएगा। तो देखो पहला उन्होंने क्या बोला था, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रॉपर्टी, मतलब उन्होंने बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रॉपर्टी पहला क्या है, ग्रोथ है, दूसरा क्या है, रिप्रोडक्शन है, तीसरा क्या है, मेटाबॉलिज्म है, चौथा क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, और पांचवा क्या है, सेल्फ कॉन्शनेस है, और एक जो दिया गया है सेल्फ
कॉस्टनेस। तो देखो पहला एक बोला ग्रोथ। ग्रोथ कितने टाइप के होते हैं? तो ग्रोथ 2 टाइप के होते हैं, आउटर ग्रोथ और इनर ग्रोथ। जो आउटर ग्रोथ देखने को मिलता है वो नॉन लिविंग में मिलता है, और इनर ग्रोथ जो देखने को मिलता है वो लिविंग मिलता है। तो आउटर ग्रोथ जो होता है, आउटर ग्रोथ नॉन लिविंग में अगर एग्जाम्पल देना चाहो तो आपने माउंटेन देखा होगा जिस पे आइस जम जाता है। तो आइस जम जाता है तो क्या होता है, जो माउंटेन अगर मान लो नॉर्मली एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जो 100 फीट का होगा, तो अगर उस पर बर्फ़ जम जाएगा तो क्या होगा, 102 फीट का हो जाएगा, लेकिन फिर गल जाएगा तो फिर 100 फीट पे आ जाएगा। तो वही चीज़ है, जो आउटर ग्रोथ देखने को मिलता है वो नॉन लिविंग में मिलता है, लेकिन इनर ग्रोथ कहाँ देखने को मिलता है, तो लिविंग में मिलता है। तो आप कहेंगे कैसे? तो आप खुद देखोगे कि जब एक बच्चा पैदा होता है, तो जब एक बच्चा छोटा रहता है तो धीरे धीरे कब बढ़ जाता है, तो ये चीज़ें हम देखते हैं कि जब वो बढ़ता है तो क्या हमें दिखाई देता है, ऊपर से बढ़ता है, वो अंदर से बढ़ता है ना, क्योंकि सेल डिवीजन अंदर से हो रही होती है। बाकी कह रहा है कि देखो दूसरा आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में देख लो, रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन मतलब अपने जैसा स्वयं संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो एक प्लांट भी क्या करता है, अपने जैसा स्वयं संतान उत्पन्न करता है, और एक ह्यूमन भी क्या करता है, एक एनिमल भी क्या करता है, अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। लेकिन कह रहा है कि रिप्रोडक्शन पे कुछ, रिप्रोडक्शन के भी क्या है, कुछ एक्सेप्शन है। कुछ एक्सेप्शन में क्या है, अनफर्टाइल कपल है। जैसे मान लो कोई कपल है जिसका शादी हो गया लेकिन उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो क्या वो लिविंग नहीं है? वो भी तो लिविंग है भाई। वो बच्चा नहीं ना बस उत्पन्न कर पा रहा है, मतलब कहने का मतलब अपने जैसा सेम संतान को नहीं ना उत्पन्न कर पा रहा है, लेकिन है तो लिविंग। लेकिन उसी में एक और एग्जांपल दिया गया आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, वर्कर भी। वर्कर भी जो होते हैं, जो हनी भी आपने देखा होगा, तो वर्कर भी क्या करते हैं, वो केवल शहद को इकट्ठा करती है। तो जो उसमें क्वीन होती है, तो क्वीन क्या करती है, क्वीन जो होती है तो वो देखे होंगे कि आप वो शहद को इकट्ठा नहीं करती है, वो क्या करती है, केवल अंडा देती है और बच्चे को डेवलपमेंट कराती है। और एक और आपका एक्सेप्शन दिया गया है म्यूल्स का। म्यूल्स जो भी होता है वो भी क्या है, लिविंग है, लेकिन अपने जैसा संतान उत्पन्न नहीं कर सकता। वैसे ही वर्कर भी जो होती है केवल शहद इकट्ठा करती है, लेकिन अपने जैसा संतान उत्पन्न नहीं कर सकती है। अब मेटाबॉलिज्म, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे सबके अंदर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म देखने के लिए मिलेगा। और कह रहा है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, कोई भी बॉडी जो तैयार होगी लिविंग की, वो क्या होगी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के ही तौर पे तैयार की जाएगी। और आता है आपका क्वाइसनेस। तो क्वाइसनेस भी क्या होता है, जैसे किसी भी इन्वायरमेंट के प्रति, टेम्परेचर, लाइट या वाटर के प्रति अगर रिस्पॉन्स जो प्लांट करे या हम ह्यूमन करें या एनिमल करें, तो क्या है, वो सब क्वाइसनेस में आएगा। मतलब एक्सटर्नल स्टिमुली देखने के लिए मिलेगा इन्वायरमेंट में। जैसे एक आता है इसी में सेल्फ क्वाइसनेस। सेल्फ क्वाइसनेस केवल और केवल ह्यूमन के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि मान लीजिए अगर एक रूम में एक कुत्ता और एक इंसान को बंद कर दिया जाए, तो जब गर्मी होगा तो क्या होगा, अगर मान लो फैन बंद कर दिया गया है, तो अगर गर्मी होगा तो क्या करेगा, कुत्ता भी चिल्लाएगा, इंसान भी चिल्लाएगा। लेकिन इंसान के पास क्या है, दिमाग, हो क्या करेगा, तुरंत उस स्विच को ऑन कर देगा जिससे फैन ऑन हो जाए और वो इंसान को राहत मिल जाए। लेकिन कुत्ता ऐसा नहीं कर पाएगा। तो सेल्फ कॉन्शनेस कहाँ देखने को मिलती है, केवल और केवल ह्यूमन में देखने के लिए मिलती है। अब आता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपने देखा होगा कि जो ग्रोथ होता है और रिप्रोडक्शन होता है वो दोनों सेम ही प्रोसेस होते हैं। अगर ये ग्रोथ करे चाहे रिप्रोडक्शन करे, वो दोनों चीज़ सेम ही होता है, उसमें कोई भी चीज़ अलग नहीं होती है। वो कभी मरता नहीं है, वो क्या है, हमेशा अमर है। क्योंकि जब उसको मरने की बारी आता है तो एक भाग से 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। फिर देखो अब आता है आपका अगला टॉपिक जो हमारे 2023 के एनसीईआरटी में दिया गया है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में आप देखेंगे कि इसमें हमको क्या देखना होता है कि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड में कि देखो क्या लिखा है, पोटेड प्लांट एंड इंसेक्ट, बर्ड एंड योर पेट्स, मतलब जो आप जानवर पालते हैं, और क्या है, एनिमल और प्लांट, ये सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं हमारे लिविंग वर्ल्ड में। फिर कह रहा है कि हमारे आज तक हमारे साइंटिस्ट कितने प्लांट और एनिमल का खोज कर चुके हैं, टोटल मतलब कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म का खोज कर चुके हैं। तो टोटल कितने, 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक आज तक हमारे लिविंग स्पीसीज़ की खोज हो चुकी है। लेकिन हमारे एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें ये डाटा ना देके 1.7 टू 1.8 डाटा ना देके क्या दिया गया था, 17 से 18 लाख दिया गया था। तो ये इसका मतलब होता है 1.7 टू 1.8 मिलियन का ही अलग अगर कन्वर्ट करेंगे लाख में तो कितना आएगा, 17 से 18 लाख आएगा। ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका था। तो आज तक हमारे स्पीसीज कितने खोज हो चुके हैं, तो 17 से 18 लाख स्पीसीज आज तक हमने मेरे साइंटिस्ट मतलब हमारे साइंटिस्टों ने खोज कर चुके हैं। अब कहता है कि बायोडाइवर्सिटी किसे कहोगे, तो बायोडाइवर्सिटी में कह रहा है कि द बायोडाइवर्सिटी आर द नंबर एंड, देखो कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी कह रहा है कि देखो बायोडाइवर्सिटी नंबर, आप देखो क्या बोला है, नंबर ऑफ टाइप, यहाँ पे देखो ऊपर नंबर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, मतलब कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी हम उसको बोलेंगे कि जितने भी हमारे लिविंग प्रजाति, हमारे अगर पृथ्वी जितनी लिविंग प्रजाति अगर प्रेजेंट है उसको हम सब क्या क्या बोलेंगे, इंक्लूड करके उसी को हम बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। फिर कह रहा है कि यहाँ पे देखो देयर आर द मिलियन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन द वर्ल्ड, मतलब कह रहा है कि आज तक हमारे पृथ्वी पर मतलब हमारे वर्ल्ड में हमारे संसार में कितने प्लांट और एनिमल हैं, तो मिलियन ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रेजेंट है। फिर कह रहा है कि देखो
फिर कह रहा है कि द नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नोन एज द सेम नेम ऑल ओवर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कह रहा है कि हम जानते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर मतलब कोई भी अगर एक चीज़ उठा लें तो हर जगह अलग अलग नाम है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ और बोला जा रहा है तो किसी दूसरे कंट्री में कुछ और बोला जा रहा है इसी को मतलब देखते हुए हमारे साइंटिस्टों ने एक नेमिक्लेचर दिया। जो हमारे नेमिक्लेचर का स्टार्टिंग किए थे उस साइंटिस्ट का क्या नाम है, जो नेमिक्लेचर का स्टार्टिंग किए थे उस साइंटिस्ट का नाम है कार्ल लिनियर साहब। उन्होंने पहले बार इस चीज़ का मतलब वर्णन किया कि भाई एक नेम ऐसा भी दिया जाए कि आप मतलब वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में जाएं, अगर उस ऑर्गेनिज्म या उस प्लांट का नाम आप रखें तो वहाँ के इंसान समझ पाएँ, क्योंकि सबका अलग अलग भाषा है। तो उन्होंने क्या किया, नेमिक्लेचर दिया। तो नेमिक्लेचर देने का सबसे पहले काम किसने किया था, तो वो हमारे कार्ल लिनियर साहब थे। तो कह रहा है भाई कि नेमिक्लेचर में देखो पहले क्या उसी में बोला कि पहले में क्या करना होता है, आइडेंटिफिकेशन करना होता है। तो आइडेंटिफिकेशन तो हम देखेंगे, लेकिन फिर देखो यहाँ पे कह रहा है कि जैसे मान लो हमारे कार्ल लिनियर साहब ने जो नेमिक्लेचर का पहला प्रोसेस दिया था, तो हमने जानते हैं कि उसमें भी इस टाइम क्या किया गया, उसको भी दो भाग में बांटा गया है। मतलब दो एजेंसियां तैयार की गई हैं कि अगर आप किसी प्लांट का खोज करते हैं तो हमारा ICBN जो एक संस्था है वो उसका नेमिक्लेचर करेगी। लेकिन आप किसी एनिमल का अगर खोज करते हैं तो अगर उसका भी नाम देना होगा तो उसको कौन सी एजेंसी काम करती है नेमिंग देने के लिए, तो ICZN। तो देखो यहाँ पे देखो जो प्लांट का नेमिंग करता है उसका नाम क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नेमिक्लेचर। मतलब कोड फॉर बॉटनिकल मतलब क्या होता है, प्लांट। तो अगर प्लांट का जो नाम देने का काम करेगा तो वो एजेंसी का नाम क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नेमिक्लेचर, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, ICBN। लेकिन कह रहे हैं कहीं पे जो एनिमल का नाम नेमिक्लेचर देने का काम करेगा वो एनिमल का एजेंसी का नाम क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नेमिक्लेचर, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, ICZN। अब कह रहे हैं कि जो बाइनेमियल नेमिक्लेचर दिया गया था उसमें रूल था, उसमें दो कंपोनेंट लिए गए थे। पहला जो कंपोनेंट लिया गया था वो जेनेरिक नेम था, दूसरा जो कंपोनेंट लिया गया था वो स्पेसिफिक इफेक्ट था। कह रहा है कि जो पहला नेम था उसे हम जेनेरिक, जैसे मैंजीफेरा इंडिका हम जानते हैं कि मैंगो का साइंटिफिक नेम है, लेकिन जो पहला नाम है क्या है, ये जेनेरिक है। जेनेरिक को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो जीनस के भी नाम से जानते हैं। लेकिन जो इंडिका है, इंडिका क्या है, वो स्पेसिफिक इफेक्ट है, उसी का दूसरा नाम क्या होता है, तो स्पीसीज होता है। तो कह रहे हैं जो मैंजीफेरा इंडिका है, तो मैंजीफेरा इंडिका में जो पहला नाम लिखा जाता है, देखो पहला जो नाम लिखा गया उसे हम क्या बोलते हैं, जीनस बोलते हैं। दूसरा जो नाम लिखा गया उसे स्पेसिफिक इफेक्ट बोलते हैं या स्पीसीज बोलते हैं। तो यही कह रहा है कि ये पहला जो देखो क्या बोला, कह रहा है कि ईच द नेम ऑफ द टू कंपोनेंट ऑफ द जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक इफेक्ट। मतलब कह रहा है कि दो हमने नाम दिया है, उसमें एक जेनरिक नेम रहता है तो दूसरा स्पेसिफिक नेम रहता है। कह रहा है कि अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि नेम ऑफ द टू कंपोनेंट इज कॉल्ड द बाइनोमियल नेमिक्लेचर। अब देख लेना, बाइनोमियल नेमिक्लेचर सबसे पहले देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, तो सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट बाइनोमियल नेमिक्लेचर किए थे, तो हमारे कार्ल लिनियर साहब ने। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट बाइनोमियल नेमिक्लेचर दिए थे उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, कार्ल लिनियर्स है। कह रहा है कि सबसे पहले उन्होंने क्या दिया था, मैंडीफेरा इंडिका दिया था। मतलब उन्होंने नेमिंग किया था मैंडीफेरा इंडिका का, इसीलिए मैंडीफेरा इंडिका लिनियर्स के भी नाम से लिखा जाता है। दिखाएंगे साइंटिफिक नेम कैसे होता है, अभी आता है आगे देखो। यहाँ पे देखो कह रहा है कि अब अरे सॉरी यार, पांचवा, हाँ देखो कह रहा है कि इसके कुछ यूनिवर्सल रूल थे। मान लो साइंटिस्ट साहब ने हमारे जो दिए थे, कार्ल लिनियर साहब ने बाइनोमियल नेमिक्लेचर दिया था, उसका कुछ यूनिवर्सल रूल है। तो कह रहा है कि कुछ यूनिवर्सल रूल कितने हैं, तो यूनिवर्सल रूल 4 हैं। पहला हमारा देखो क्या बोला, पहला बोला कि नेम द जनरली अदर लैटिन। मतलब कह रहा है कि जो हम नेमिक्लेचर करेंगे, बाइनोमियल नेमिक्लेचर करेंगे, जनरली इन किस में होगा, जनरली वो किस में होगा, लैटिन में होगा, लेकिन लिखा किस में जाएगा, इटैलिक में। लेकिन उसका ओरिजिन क्या होगा, देखो ओरिजिन क्या होगा उसका, लैटिन ही होगा। फिर कह रहा है कि दूसरा जो यूनिवर्सल रूल का स्टेप था क्या था, फर्स्ट वर्ड जो होगा वो जीनस का होगा, दूसरा नेम जो सेकेंड नेम होगा वो किसका होगा, स्पेसिफिक इफेक्ट का होगा। फिर तीसरा देखो क्या बोला, कह रहे कि बोथ द वर्ड बायोलॉजिकल नेम एंड हैंड राइटिंग ऑफ द सेपरेटली। मतलब कह रहे कि दोनों जो नाम लिखेंगे हम, मान लो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था मैंजीफेरा इंडिका का, यहाँ पे तो मैंजीफेरा इंडिका लिखा था, तो हमने क्या करेंगे, लिखने के बाद से उसको नीचे मतलब अंडरलाइन करेंगे। फिर कह रहा है कि ये इसका ओरिजिन क्या होगा, तो लैटिन ही होगा। ये तो इतना मालूम हो गया। अब हम अपने अगले पेज पे चलते हैं।
अब देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जो चौथा इसका स्टेप है, चौथा स्टेप क्या है, जो पहला वर्ड होगा, जो जीनस का पहला वर्ड लिखते हैं ना हम, जब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें जो पहला नाम आता है वो जीनस का आता है। तो कह रहा है कि जो पहला नाम होगा जीनस का, जो स्टार्ट होगा उसे कैपिटल लेटर में लिखेंगे। स्टार्टिंग क्या करेंगे, कैपिटल लेटर से। लेकिन उसी में जो स्पेसिफिक होगा, सेकेंड हम जो स्पीसीज का नाम लिखेंगे उसमें क्या होगा, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। इसीलिए तो मेंजीफेरा इंडिका, देखो मेंजीफेरा एम क्या है, बड़ा लेटर है, यानी क्या है, मेंजीफेरा क्या है, जीनस को डिनोट कर रहा है। लेकिन वहीं पे इंडिका किसको डिनोट कर रहा है, स्पीसीज को डिनोट कर रहा है। तो जब स्पीसीज को डिनोट कर रहा है तो बोला है ना कि जब हम जीनस को लिखेंगे तो पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। तो वहीं पर हम स्पीसीज को लिखेंगे तो पहला लेटर क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। इसीलिए आई क्या है, स्मॉल है। अब लास्ट में देखो लीनियर्स लिखा गया है, तो लीनियर्स लिखा गया इसलिए लिखा गया है कि जो मेंजीफेरा इंडिका का नाम देने का काम किए थे उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, लीनियर्स था। तो लीनियर्स का लास्ट वाला जो टाइटल क्या है, लीनियर्स है, इसीलिए लास्ट में क्या लिखा गया है, लीनियर्स लिखा गया। अब देखो, दिस प्रोसेस ऑफ द क्लासिफिकेशन इज द process in which any group of the convert of the category based of the earlier observable character। मतलब कह रहे हैं कि जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे लेकिन उसके कुछ रूल हैं, कैसे करेंगे, ऐसे ही थोड़ी करेंगे। अब देखो कह रहे हैं कि बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी, उसके भी क्या है, कुछ बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी है। तो बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहेंगे, जिसमें हम कैरेक्टराइजेशन करें पहले, फिर दूसरा हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, तीसरा क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, लास्ट में जाकर हम क्या करेंगे, उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, कह रहे हैं कि द साइंटिफिक टर्म ऑफ कैटेगराइज, मतलब कह रहे हैं कि जितने टर्म हम कैटेगराइज करेंगे उसको क्या बोलेंगे, सबको सब टेक्सा ही बोलेंगे। कह रहे हैं कि यू द मोस्ट ऑफ द रिगार्डिंग टेक्सा इज द इंडिकेट ऑफ द कैटेगरी ऑफ द लेवल ऑफ द प्लांट इज आल्सो टेक्सा इज द टेक्सा सिमिलरिटी ऑफ द एनिमल्स, मेमल्स एंड डॉग इज कॉल्ड ऑल टेक्सा। मतलब कह रहे हैं कि अगर आप मेमल की बात कर लें, या आप किसी एनिमल की बात कर लें, या किसी एक पार्टिकुलर डॉग की बात कर लें, या किसी पार्टिकुलर एक कैट की बात कर रहे हैं, या किसी पार्टिकुलर एक एलिफेंट की बात कर रहे हैं, सब के सब क्या होंगे, टेक्सा होंगे। अगर पार्टिकुलर एक सिंगल स्पीसीज या किसी भी मेमल की बात होगी वो क्या होगा, सबका सब टेक्सा होगा। लेकिन सबको जब इंक्लूड कर दोगे, जब हम सबको इंक्लूड कर देंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे, सिस्टमेटिक बोलेंगे। अरे देखो, बेसिक टेक्सोनॉमी क्या है हमारा, पहला कैरेक्टराइजेशन करना, दूसरा क्या है, आइडेंटिफिकेशन करना, तीसरा क्या है, क्लासिफिकेशन करना, चौथा क्या है, नोमेनक्लेचर करना। लेकिन कह रहे हैं कि कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर को सबको अगर हम इंक्लूड कर दें, एक पास कर दें, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, सिस्टमेटिक बोलेंगे। सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है, तो सिस्टमेटिक का मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, मतलब हम किसी चीज़ को क्या करें, अरेंज कर रहे हो। अब देखो क्या बोल रहा है, टेक्सोनॉमी देख लो। देखो टेक्सा मतलब होता है सिंगल की, किसी सिंगल पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, लेकिन टेक्सोनॉमी बात करेगा तो उसमें क्या होगा, इंक्लूड हो जाएंगे सारे लोग। देखो क्या बोला है, टेक्सोनॉमी हम किसको बोलेंगे, तो टेक्सोनॉमी में क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट टेक्सा। मतलब कह रहे हैं कि हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेंगे, अगर हम जितने भाग में उसको बांट पाएंगे, जैसे कैट को अलग रखें, डॉग को अलग रखें, लायन को अलग रखें, टाइगर को अलग रखें, ह्यूमन को अलग रखें, बटरफ्लाई को अलग रखें, ये जितने को हम अलग अलग रखेंगे सब के सब क्या हैं, टेक्सा हैं। लेकिन कह रहे हैं कि दिस प्रोसेस इज अ क्लासिफिकेशन, मतलब कह रहे हैं कि जिस प्रोसेस से हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसी को क्या बोलेंगे, टेक्सोनॉमी बोलेंगे। कह रहे हैं कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल structure along to the structure of the cell development process of the ecological information organism are the essential and the basis of the modern taxonomy study। मतलब कह रहे हैं कि मॉडर्न टेक्सोनॉमी किसको बोलोगे, तो मॉडर्न टेक्सोनॉमी सिंपल बात में समझ लो कि बोल रहा है कि चाहे आप एक्सटर्नल, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे आप एक्सटर्नल पार्ट का, चाहे आप इंटरनल पार्ट का, चाहे उसके इकोलॉजिकल पार्ट का, अगर आप स्टडी करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न टेक्सोनॉमी बोलते हैं। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को उठा लो, अगर उसके एक्सटर्नल पार्ट को, या उसके इंटरनल पार्ट को, या उसके इकोलॉजिकल बिहाफ पे अगर स्टडी करते हो, अगर उसके जानकारी लेते हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, मॉडर्न टेक्सोनॉमी के नाम से जानेंगे। इतना समझ में आया। अब देखो क्या बोल रहा है, अब मॉडर्न टेक्सोनॉमी किस बिहाफ पे बांटा गया, तो देखो पहला क्या बोला है, पहला देखो क्या बोला है, कैरेक्टराइजेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे, हम नोमेनक्लेचर करेंगे। तब लास्ट में क्या है, इसी को क्या बोला गया, बेसिक टेक्सोनॉमी बोला गया। अभी मैंने ऊपर बताया कि बेसिक टेक्सोनॉमी में कौन कौन आते हैं, तो पहला हमारा कैरेक्टराइजेशन आता है, दूसरा क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन आता है, तीसरा क्या आता है, क्लासिफिकेशन आता है, चौथा क्या आता है, नोमेनक्लेचर आता है। इतना बात समझ में आया। अब आगे देखते हैं।
अब आगे देखो क्या बोल रहा है, आगे कह रहा है कि बट यहाँ से देखते हैं, कह रहा है कि ह्यूमन बींग वेयर द सिंस एलॉन्ग टू द नॉट ओनली द interested is the knowing more the about of the different kind of the organism, the diversity, but also the relationship among them, the branch of the study reference to the systematic। मतलब कह रहा है कि हमारे ह्यूमन को इतना रुचि बढ़ गई, उसने क्या किया, सिस्टमेटिक तरीके से उसको कैटेगराइज करना स्टार्ट कर दिया। तो सिस्टमेटिक का मतलब होता है, सिस्टमेटिक मतलब होता है, देखो यहाँ पे सिस्टमेटिक, देखो पहले देखो सिस्टमेटिक वर्ड लिया गया कहाँ से गया, तो देखो सिस्टमेटिक ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, मतलब सिस्टमेटिक वर्ड जो लिया गया वो लैटिन वर्ड से लिया गया है। लेकिन सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है, तो देखो क्या लिखा है, सिस्टमेटिक का मतलब होता है सिस्टमा, लैटिन वर्ड का मतलब द सिस्टमेटिक जो वर्ड है वो ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड से, इसका मतलब होता है सिस्टमा। सिस्टमा का मीन्स देखो, सिस्टमा मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम बांट रहे हैं उसी को क्या बोलेंगे, सिस्टमेटिक बोलेंगे या सिस्टमा बोलेंगे। अब देखो हमारे लीनियर साहब का नाम यहाँ दिया गया है, लीनियर्स। अब देखते हैं लीनियर साहब का नाम क्या है, 7वां पेज। कह रहा है, देखो कह रहा है कि लीनियर्स यूज द सिस्टमा नेचुरी, मतलब पहले बार किसी ने सिस्टमा नेचुरी का अगर जिक्र किया था तो कौन साइंटिस्ट थे हमारे, कौन साइंटिस्ट थे हमारे, लीनियर साहब थे। समझ में आया? तो पहले बार जो सिस्टमा नेचुरी नाम दिए थे या सिस्टमा नेचुरी बुक लिखे थे, उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, कार्ल लीनियर साहब थे। बाइनेमियर नोमेनक्लेचर देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, कार्ल लीनियर साहब। इतना समझ में आया? अब देखो क्या है, कह रहा है कि अब हम आपको दिखा रहे हैं कुछ चीज़ें। अब यहाँ पे देखो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी पढ़ना है, तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में क्या क्या आता है हमारा, किंगडम आता है, फाइलम आता है, क्लास आता है, आर्डर आता है, फैमिली आता है और जीनस और स्पीसीज आता है। तो कह रहा है कि जो किंगडम पार्ट होता है, किंगडम क्या होता है, हायर होता है, मतलब हायर कैटेगरी होता है। लेकिन लोअर कैटेगरी कौन होता है, तो लोअर कैटेगरी स्पीसीज होता है। तो कह रहा है कि जो हमारा किंगडम है, किंगडम जो हायर कैटेगरी है, यहाँ पे क्या होता है, लेस सिमिलरिटी देखने की मिलती है। अगर मतलब कहा जाए कि अगर दो ऑर्गेनिज्म हम ले रहे हैं तो सबसे ज़्यादा लेस सिमिलरिटी, मतलब दोनों का सबसे कम कैरेक्टरिस्टिक कहाँ मैच करेगा, तो कहाँ मिलेगा, किंगडम में। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि हम दो अगर ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं और सबसे ज़्यादा उसका कैटेगरी मतलब जो उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा कहाँ मैच करेगा, तो कहाँ मैच करेगा, स्पीसीज में। तो यही बोला कि हायर कैटेगरी किसको बोला गया है, या हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी किसको बोला गया, तो किंगडम को बोला गया है। लोअर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी किसको बोला गया है, तो स्पीसीज को बोला गया है। अगर बोला जाए कि लेस सिमिलरिटी कहाँ देखने के लिए मिलेगी, तो लेस सिमिलरिटी आपके किंगडम में देखने के लिए मिलेगी, लेकिन हाईयर सिमिलरिटी कहाँ देखने को मिलेगी, तो स्पीसीज में मिलेगी। अब आपका आता है टेक्सा और टेक्सॉन में क्या डिफरेंट होता है। तो टेक्सा आप देखो, हर चीज़ एक टेक्सॉन है, हम बोले हैं ना, किंगडम भी एक देखो यहाँ पे किंगडम में क्या है, एक कैटेगरी है, फाइलम भी क्या है, कैटेगरी है, क्लास भी क्या है, कैटेगरी है, आर्डर भी क्या है, कैटेगरी है, फैमिली भी क्या है, कैटेगरी है, ग्रुप भी क्या है, कैटेगरी है, स्पीसीज भी क्या है, एक कैटेगरी है। लेकिन कह रहे हैं कि टेक्सॉन किसको बोलोगे, तो नॉर्मल मान लो हम किसी एक स्पीसीज को उठाते हैं, कोई भी स्पीसीज उठा लें, हम मान लो ह्यूमन है, हम ह्यूमन को ही उठा लेते हैं। अगर हम ह्यूमन की उठा के बात करें तो हम जानते हैं कि ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ह्यूमन, होमो सेपियन। तो हम जानते हैं कि सेपियन जो होता है वो क्या है, स्पीसीज है, और होमो क्या है, जीनस है। तो देखो जीनस के सामने होमो और सेपियन के सामने स्पीसीज, तो ये तो हमारा हो गया जीनस और स्पीसीज की बात। तो कह रहा है उसके ऊपर जो देखो क्या लिखा है, उसका फैमिली क्या है, होमिडे, और उसका आर्डर क्या है ह्यूमन का, तो प्रीमेटा, और फाइलम क्लास क्या है, मेमेलिया, फाइलम क्या है, कार्डेटा, और किंगडम क्या है, एनिमिलिया। तो कह रहा है कि एनिमिलिया भी क्या है, एक टेक्सॉन है। अब समझ लेना, यहाँ पे हमने सबको बात किया था, यहाँ पे डॉग, बिल्ली, मतलब कहने को तो डॉग, कैट, एलिफेंट, हैंड, सब जितना भी ले लो इसमें सब आ जाएगा किंगडम में। लेकिन यहाँ पे क्या है, टेक्सॉन में केवल एक पार्टिकुलर स्पीसीज को उठाना है, चाहे आप ह्यूमन को उठा लो, चाहे कैट को उठा लो, चाहे डॉग को उठा लो, किसी एक पार्टिकुलर की बात कर रहे हैं। तो जब किसी एक पार्टिकुलर की बात करेंगे और उसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे, तो जितने भागों में हम क्लासिफिकेशन सबके सब क्या होंगे, टेक्सॉन होंगे। जैसे मैंने एक ह्यूमन को बात किया ना, तो ह्यूमन सेपियन, तो देखो सेपियन भी क्या है, एक टेक्सॉन है, होमो भी क्या है, एक टेक्सॉन है, और होमोडे भी क्या है, एक टेक्सॉन है, प्रीमेटा भी क्या है, एक टेक्सॉन है, मेमिलिया भी क्या है, एक टेक्सॉन है, कार्डेटा भी क्या है, एक टेक्सॉन है, एनिमिलिया भी क्या है, एक टेक्सॉन है। अब समझ में आया कैटेगरी और टेक्सोनॉमिक कैटेगरी और टेक्सॉन के बीच में डिफरेंट। अब देखते हैं यहाँ पे, और देखो टेक्सॉन का जो हमारा प्यूलर फॉर्म होता है, टेक्सॉन जो है, टेक्सॉन का
जो हम प्यूलर फॉर्म बोलते हैं, तो प्यूलर फॉर्म क्या होता है? टैक्सा होता है। मतलब देखिए ये टैक्सॉन जो है सिंगुलर फॉर्म है, लेकिन इसका आपको मान लो प्यूलर फॉर्म पूछ लिया जाए तो टैक्सॉन का प्यूलर फॉर्म क्या होता है? टैक्सा होता है। कोई दिक्कत? अब देखते हैं स्पीसीज। अब स्पीसीज में देखते हैं। अब स्पीसीज में देखो, कह रहा है कि टैक्सोनॉमी स्टडी कंसीडर टू द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद द फंडामेंटल सिमिलरिटी एज द स्पीसीज। मतलब कह रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर दो ऑर्गेनिज्म बीच में सिमिलरिटी देखने के लिए मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? स्पीसीज में मिलेगी। मैं अभी बार बार बोला हूँ कि सबसे ऊपर किंगडम में लेस सिमिलरिटी होता है, लेकिन स्पीसीज में हाईएस्ट सिमिलरिटी होती है। और हायर टेक्सोनॉमी कैटेगरी किसको बोलते हैं? तो किंगडम को बोलते हैं। लोअर टेक्सोनॉमी कैटेगरी किसको बोलते हैं? तो स्पीसीज को बोलते हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं? स्पीसीज। तो स्पीसीज में क्या होता है? कह रहा है कि यहाँ पे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, अगर दो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को अगर बात किया जाए तो यहाँ पे फंडामेंटल सिमिलरिटी क्या होगा? सबसे ज़्यादा स्पीसीज में देखने को मिलेगा। कह रहा है कि स्पीसीज का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे हमने मेंजीफेरा इंडिका की बात किया, सोलेनम ट्यूबरोसम की बात किया। सोलेनम ट्यूबरोसम का मतलब होता है पोटैटो, ये सब साइंटिफिक नेम है। पैंथरा लियो मतलब लायन। आल द थ्री नेम, मतलब कह रहे हैं कि तीनों नाम जो दिया गया है, मेंजीफेरा इंडिका और सोलेनम ट्यूबरोसम और आपका पैंथरा लियो, कह रहा है कि ये आल द थ्री नेम, कह रहा है कि इसमें से स्पीसीज कौन कौन है? तो जो इंडिका लिखा गया है, मेंजीफेरा इंडिका, देखो मेंजीफेरा इंडिका का जो इंडिका है वो क्या है? वो स्पीसीज का एग्जाम्पल हो गया। फिर जो सोलेनम क्या है? सोलेनम एक जीनस है, लेकिन उसका स्पीसीज क्या है? ट्यूबरोसम। मैंने बोला था ना कि सबसे पहले जो नाम लिखा जाएगा वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सबसे पीछे मतलब उसका सेकेंड वाला जो नाम लिखा जाएगा वो स्पीसीज से मतलब स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम जानते हैं कि ये मेंजीफेरा क्या है? जीनस है। सोलेनम क्या है? जीनस है। और पैंथरा क्या है? जीनस हो गया। तो बचा क्या? इंडिका और ट्यूबरोसम ऑफ लियो, ये क्या हो गए? सब के सब स्पेसिफिक इफिथ हो गए। अब कह रहा है कि द फर्स्ट वर्ड द मेंजीफेरा और सोलेनम और पैंथरा, ये तीनों क्या है? जीनस। अभी मैंने बोला जेनरा है। फिर कह रहा है कि अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि ईच ऑफ द जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक इफिथ representing the different organism but have the मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटी। मतलब कह रहे हैं कि इसको देखोगे तो सब क्या है? मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटी से सेम आएंगे। लेकिन कह रहे हैं कि अब एग्जाम्पल देख लो, कह रहे हैं जैसे पैंथरा एनदर स्पीसीज का है, और पैंथरा हैज़ द एनदर स्पेसिफिक इफिक, और जो टाइगर है मतलब टाइगर देखो, फिर से सोलेनम इंक्लूड द स्पीसीज लाइक नाइगर। सिंपल बात में याद रखो कि जो देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ईच जीनस मे हैव द वन और मोर, मतलब कह रहा है कि एक जीनस जो है एक से अधिक स्पीसीज को रख सकता है अपने अंदर। समझ रख लेना, मतलब एक जो जीनस है, एक जीनस एक से अधिक स्पीसीज को अपने साथ रख सकता है, यही कहानी बोल रहा है। कह रहा है कि पैंथरा क्या है? पैंथरा एंड अदर स्पीसीज में जैसे लिया है, देखो यहाँ पे टिग्रिस की बात किया है, इफिक्ट ऑफ द कॉल टिग्रिस। अगर मैं पैंथरा के लास्ट में टिग्रिस लगा दूँ तो इसका मतलब टाइगर की बात कर रहा हूँ। अगर सोलेनम के साथ मैं इंक्लूड कर दूँ नाइगर का, तो मैं किसका बात कर रहा हूँ बताओ? अरुई क्या है किसका? यहाँ पे देखो अभी हमने पढ़ा था ना, ट्यूबरेशन की बात किए थे। यहाँ पे क्या कह रहा है? नाइगर का। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक जीनस एक से अधिक स्पीसीज को अपने साथ रख सकता है। अब अगला देखते हैं, आठवां देखते हैं। आपका क्या दिया गया है? सोचो मैं यहाँ तक पढ़ा दिया था, उसके बाद से रिकॉर्डिंग बंद हो गया, मतलब रिकॉर्डिंग चल ही नहीं रहा था। फिर चेक किया हूँ तो दोबारा रिकॉर्डिंग ऑन करना पड़ा है। मतलब दोबारा ये आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ, तो आपको मन करे तो थोड़ा स्लो कर लीजिएगा स्पीड को। अब देखिए क्या बोल रहा है, मेलेजिना देखो कह रहा है ह्यूमन बीइंग द स्पीसीज ऑफ द, देखो कह रहा है कि ह्यूमन में हम जानते हैं, ह्यूमन में जो हम साइंटिफिक नेम लिखे थे क्या लिखते हैं? होमो सेपियन। तो कह रहा है कि देखो, कह रहा है कि जो जीनस है, जीनस नाम क्या होगा? होमो, और जो सेपियन है, सेपियन का क्या होगा? स्पीसीज। ये तो है सेपियन, सेपियन लिखा गया, सेपियन क्या है? स्पीसीज है। अरे साइंटिफिक नेम मैंने बोला है ना कि साइंटिफिक नेम में दो कैरेक्टर होंगे, एक जीनस होगा एक स्पीसीज होगा। तो कह रहा है कि जो ह्यूमन का नाम होता है, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? होमो सेपियन। तो होमो क्या होगा? होमो आपका हो गया जीनस, और सेपियन आपका क्या होगा? स्पीसीज। अब जीनस की बात कर रहा है, कह रहा है कि जीनस किसके को रिलेटेड होगा, किसके रिलेशन में ज़्यादा आएगा? तो किसके? स्पीसीज के, क्योंकि स्पीसीज के जस्ट ऊपर कौन आता है? जीनस। तो जीनस के सबसे ज़्यादा संबंध किससे होगा? स्पीसीज से। तो ये बोल रहा है रिलेटेड टू स्पीसीज हैव द मोर कैरेक्टर ऑफ द कॉमन कंपेरिजन ऑफ द टू द स्पीसीज। मतलब कह रहा है कि ये ज़्यादातर सिमिलरिटी शो करेगा किससे? स्पीसीज से। अब देखो क्या कह रहा है कि वी कैन द जेनरा द एग्रीगेट ऑफ द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। मतलब कह रहा है कि जो जेनरा है, जेनरा किसके क्लोजली एग्रीगेट
किससे क्लोज है, सबसे ज़्यादा क्लोज किससे है? तो जो जीनस होता है, जीनस सबसे ज़्यादा क्लोज किससे है? एग्रीगेट स्पीसीज से। अरे यार, स्पीसीज से ऊपर जीनस आता है ना, तो जीनस सबसे ज़्यादा किसके क्लोज हुआ? स्पीसीज के। अब देखो क्या बोला है, कह रहा है कि जीनस के एग्जाम्पल अभी हम पढ़ के आए, सुलेनम, सुलेनम ब्रिंजल लिखा है, देखो क्या लिखा है, कहाँ गया, क्लोजली रिलेटेड, हाँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में दिया गया पोटैटो और ब्रिंजल, मतलब बोल रहा है कि आप पोटैटो और ब्रिंजल, मतलब जानते हैं कि बैंगन और आलू दो अलग अलग प्रजातियां हैं, मतलब दो अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन दोनों का जीनस क्या है? सेम है। सेम जीनस किस में आते हैं? सुलेनम आता है। उसे कह रहे हैं कि जैसे आपने लायन को देखा होगा और लियोपोर्ड को देखा होगा और टाइगर को देखा होगा, कह रहा है कि तीनों क्या हैं? अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन तीनों किस फैमिली में आते हैं? तो तीनों फैमिली पैंथरा में, सॉरी, किस जीनस में आते हैं? तो देखो, लायन और लियोपोर्ड और टाइगर, ये तीनों क्या हैं? अलग अलग स्पीसीज हैं। मतलब कहने का मतलब देखो, टिग्रे, ये टाइगर है, टाइगर का स्पीसीज स्पेसिफिक इफित क्या होगा? टिग्रिस होगा। लियोपोर्ड का स्पेसिफिक इफित क्या होगा? पेड्रस होगा। लायन का स्पेसिफिक इफित क्या होगा? लियो होगा। कह रहे हैं कि स्पीसीज तो अलग अलग हैं, जैसे लायन और लियोपोर्ड और टाइगर, ये तीनों स्पीसीज तो अलग अलग हैं, लेकिन इनका जीनस जो है वो क्या है? सेम है। तो जीनस कौन सा है? जीनस पैंथरा। पैंथरा मैं अभी बोला था आपको कि एक जीनस अपने पास एक से अधिक स्पीसीज को रख सकता है, वही बात यहाँ पे बता रहा है कि लायन और टाइगर और लियोपोर्ड तीनों अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन आते किस जीनस में? पैंथरा में। अब देखो फैमिली में क्या बोल रहा है, फैमिली में कह रहा है कि ये नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारी आती है, फैमिली आता है, ये किससे रिलेटेड होगा, मतलब किसके क्लोज होगा? तो ये जीनस का क्लोज होगा, क्योंकि स्पीसीज के ऊपर क्या है? जीनस, जीनस से ऊपर क्या है? फैमिली। तो फैमिली से क्लोज कौन हुआ? जीनस। अब कह रहे हैं कि विल द स्टेल लेस ऑफ द नंबर ऑफ सिमिलरिटी, मतलब कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा सिमिलरिटी हम स्पीसीज और जीनस के बीच में देखे थे, उससे लेस सिमिलरिटी कहाँ देखने के लिए मिलेगा? उससे लेस सिमिलरिटी हमें फैमिली में देखने को मिलेगा। फिर कह रहा है कि देखो, कह रहा है कि जीनस टू स्पीसीज सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी कहाँ होंगी? जीनस और स्पीसीज के बीच में होंगी, लेकिन उससे लेस सिमिलरिटी कहाँ होगा? फैमिली के पास होगा। उससे लेस सिमिलरिटी कहाँ होगा? आर्डर के पास होगा। आर्डर से लेस सिमिलरिटी कहाँ होगा? क्लास के पास होगा। क्लास से लेस सिमिलरिटी कहाँ होगा? फाइलम के पास हो। सबसे कम सिमिलरिटी कहाँ देखने को मिलेगी? तो किंगडम में देखने को मिलेगी। यही कहानी बता रहा हूँ। अब देखो क्या बोल रहा है फैमिली, कह रहा है कि अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फैमिली ऑफ द कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ द बोथ, मतलब कह रहा है कि जो हम फैमिली को डिवाइड किए हैं, बांटे हैं, उसको दो बिहाफ पे बांटे हैं, पहला वेजिटेटिव और दूसरा रिप्रोडक्टिव के फीचर पे। किस में? प्लांट स्पीसीज को। कह रहा है कि प्लांट स्पीसीज का एग्जांपल देखो, कह रहा है कि तीन हम डिफरेंट जेनरा का नाम रखेंगे। तीन डिफरेंट जेनरा कौन कौन है? सोलेनम है, पेटूनिया है और धतूरा है। कह रहे कि तीनों क्या हैं? अलग अलग जीनस हैं, अलग अलग जेनरा हैं, लेकिन ये आते किस में? इनकी फैमिली एक ही है। वो फैमिली क्या है? सोलेनेसी। यही बात बोला है। उसे ही बोला है कि जैसे आप देखे हैं टाइगर, लियोपोर्ड, ये सब चीज़ों को हमने देखा था कि इसका जीनस क्या था? पैंथरा था। लेकिन उसे ही कह रहे हैं कि कैट का फैमिली क्या होती है? फेलिडेई होती है। डॉग की फैमिली क्या होती है? कैनिडेई होती है। कह रहे हैं कि सबके जैसे, अब देखो क्या बोल रहा हूँ, टाइगर, लायन, लियोपोर्ड, इनका तीनों का तो क्या था? तीनों का जीनस क्या था? पैंथरा था। लेकिन कह रहा है कि पैंथरा, ये तो हो गया पैंथरा का। अब कह रहा है कि टाइगर की जो कैट की फैमिली होती है वो क्या होती है? फेलिडेई होती है। तो कैट की फैमिली देखो फेलिडेई होती है। कह रहा है कि डॉग की फैमिली क्या होती है? कैनिडेई होती है। तो कह रहा है कि इनको सेपरेटली टू द डिफरेंट फैमिली, मतलब ये सब लोग अलग अलग फैमिली में आते हैं, लेकिन याद रखिएगा जीनस क्या था? टाइगर का, लियोपोर्ड का और टिग्रिस का जीनस क्या था? पैंथरा था। याद रखना, पैंथरा था। कमिंग सून दैट लायन, टाइगर, ये जो भी दे रहा है। अब देखो क्या बोला है, कह रहा है कि उसी तरह देखो फैमिली का देखो कैट की फैमिली क्या होगी? कैट की फैमिली फेलिडेई होगी और डॉग की फैमिली का नाम क्या होगा? कैनिडेई होगा। समझ में आ रहा है? कैट की फैमिली का नाम, कैट की फैमिली का नाम क्या होगा? फेलिडेई। और डॉग का फैमिली का नाम कैनिडेई। अब देखो आता है आर्डर। आर्डर में देखते हैं, आर्डर में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। आर्डर देख लो। कह रहे कि यू हैव द सीन द अर्लियर कैटेगरी ऑफ द लाइक द स्पीसीज। देखो कह रहे कि अर्लियर कैटेगरी में क्या क्या? लाइक, स्पीसीज और फैमिली, तीन चीज़ें हमने देख लिया है। कह रहे कि अब फैमिली से लेस सिमिलरिटी किस में देखने के लिए मिलेगा? तो ऑर्डर में मिलेगा। कह रहे कि बेस ऑफ द नंबर ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ द कैरेक्टर, ये किसके बेस पे आधारित होगा? तो ये बेस किसके बेस पे आधारित होगा? नंबर ऑफ, देखो बेस ऑन द नंबर ऑफ
सिमिलरिटी कैरेक्टर पे आधारित होगा। कह रहा है कि जनरली आर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमी कैटेगरी। अब देखो हायर टेक्सोनॉमी की बात कर रहा है, मैंने बोला था हायर टेक्सोनॉमी लेस सिमिलरिटी, लोअर टेक्सोनॉमी हायर सिमिलरिटी। अब देखते रहो कहानी। आइडेंटिकल बेस ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द कैरेक्टर आर्डर बिंग टू द हायर कैटेगरी। देखो आर्डर बिंग टू द हायर कैटेगरी असेंबल ऑफ द फैमिली विच एग्जिबिट ऑफ द फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। मतलब कह रहा है कि जितना हम सिमिलरिटी देखे थे फैमिली में, उससे कम सिमिलरिटी कहाँ देखने को मिलेगा, आर्डर में। अब देखो क्या बोल रहा है, द सिमिलर कैरेक्टर लेस। देखो सिमिलर कैरेक्टर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ द डिफरेंट जेनरा द डिफरेंट फैमिली। मतलब कह रहा है कि डिफरेंट जेनरा और डिफरेंट फैमिली के होंगे जो अलग अलग, मतलब सब। देखो जो जीनस है और स्पीसीज है, यहाँ पे सिमिलरिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन जब हम वही फैमिली में जाएंगे तो फैमिली में थोड़ा कम हो जाएगा। जब आर्डर में आएंगे तो थोड़ा और कम हो जाएगा, क्लास में आएंगे तो थोड़ा और कम हो जाएगा, फाइलम आएंगे तो थोड़ा और कम हो जाएगा, उसी किंगडम आएंगे तो सबसे ज़्यादा कम हो जाएगा। वही बात यहाँ पे बोल रहा है कि सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी पे बात कर रहा है। तो नीचे देखो, जब किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाओगे तो सिमिलरिटी बढ़ेगी, लेकिन जब स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाओगे तो सिमिलरिटी घटेगी। अब देखो क्या बोल रहा है, जैसे कह रहे हैं कि अब आर्डर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि प्लांट के कुछ फैमिली का नाम दिया है। कह रहा है फैमिली में कौन कौन, कन्वुलेसी, सोलेनेसी, इंक्लूडिंग। मतलब कह रहा है कि जो, देखो क्या बोला, कन्वुलेसी, ठीक है, और बोला है आपका सोलेनेसी। कह रहा है कि ये दोनों क्या है, दोनों तो हैं हमारी फैमिली, लेकिन कह रहा है ये किसमें, देखो कह रहा है कि कन्वुलेसी सोलनेसी आर द इंक्लूडिंग ऑफ द आर्डर। किस आर्डर में इंक्लूड किए गए हैं, तो आर्डर इनका क्या है, दोनों का आर्डर सेम है, पॉलीमोनियल्स। तो अगर मैं इनका लिखना चाहूँ कि आर्डर क्या है, आती किस आर्डर में, आर्डर ये पॉलीमोनियल्स। समझ में आया। ये दोनों देखो कन्वुलेसी भी फैमिली है, सोलनेसी भी फैमिली है, लेकिन दोनों लोग किस आर्डर में आते हैं, तो दोनों का सेम आर्डर क्या है, पॉलीमोनियल्स। इसे कह रहा है मेनली बेस ऑफ द फ्लोरल कैरेक्टर। मतलब ये किस पे बिहार पे है, ये फ्लोरल कैरेक्टर पे बिहार पे। फिर कह रहा है कि एनिमल का आर्डर में देख लो, एनिमल का आर्डर में कौन कौन आते हैं, कार्निवोरा आता है, इंक्लूडिंग फैमिली। जैसे आपने पढ़ा था ना फेलिडे, मतलब फेलिडे किसका है, कैट का है। वहीं पर हमने कैनिडे का देखा था, कैनिडे किसका है, फेलिडे कैट का, तो कैनिडे डॉग का। कह रहे हैं कि दोनों फैमिली क्या हैं, अलग अलग हैं, फैमिली अलग अलग है, लेकिन आर्डर क्या है दोनों का, कार्निवोरा ही है। मतलब दोनों लोग क्या कहते हैं, मांस मछली अंडा सब चीज़ खाते हैं, सर्वहारा, मतलब क्या है, मांस मछली खाने वाले हैं ना, तो ये क्या है, कार्निवोरा है। अब देखो क्लास, अब क्लास में देख लो, क्लास में कह रहा है कि दिस कैटेगरी इंक्लूड ऑफ द रिलेटेड आर्डर। मतलब किससे रिलेटेड है, तो ये आर्डर से, जाहिर सी बात है, फैमिली किससे रिलेटेड है, आर्डर से, आर्डर किससे रिलेटेड होगा, क्लास से। अब कह रहा है कि एग्जाम्पल देख लो, आर्डर प्रीमेटा, आपने पढ़ा था आर्डर प्रीमेटा में कंपेयरिंग ऑफ द मंकी। अब देखो मंकी, गोरिल्ला और गिवेन, ये किस में प्लेस किए गए हैं, तो ये मेमेलिया में प्लेस किए गए हैं। ये भी नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो प्रीमेटा, देखो आर्डर तो प्रीमेटा है, लेकिन कह रहा है कि मंकी और गोरिल्ला और गिबन या चिंपैंजी ये किस में रखे गए हैं, किस में इंक्लूड आता है, क्लास मेमेलिया में इंक्लूड किए गए हैं। अब देखो विच आर्डर कार्निवोरा, देखो कार्निवोरा इंक्लूड एनिमल लाइक। अब कार्निवोरा में कौन कौन इंक्लूड है, टाइगर, कैट, डॉग। इनका क्लास क्या है, तो क्लास इनका क्या हुआ, मेमेलिया है। समझ में आया ना, डॉग भी बच्चा देता है, कैट भी बच्चा देती है, लायन भी बच्चा देता है, लेपर्ड भी बच्चा देता है। जितने बच्चा देता है सब के सब क्या हैं, मेमेलिया हैं, जो अपने बच्चे को दूध पिला पाए। तो वही बात बोल रहा है कि जैसे अपने मंकी भी अपने बच्चे को दूध पिलाता है, गोरिल्ला भी अपने बच्चे को दूध पिलाता है, और गिबन भी अपने बच्चे को दूध पिलाता है, और चिंपैंजी भी अपने बच्चे को दूध पिलाता है, ह्यूमन भी अपने बच्चे को दूध पिलाता है। तो सब के सब किस में, कौन से क्लास में आएंगे, तो क्लास मेमेलिया में आएंगे। अब देखो फाइलम, अब क्लास के बाद से हमारा क्या आएगा, फाइलम। अब फाइलम में देख लो, फाइलम में कह रहा है कि क्लास कंपेयरिंग टू द एनिमल्स लाइक द फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड along to the with the mammalia constitute the next higher category called the phylum।
अब देखो फाइलम और डिवीजन दो वर्ड यूज किया गया है। कह रहा है कि जो फाइलम हम पढ़ते हैं तो फाइलम हम किसके किसके बारे में पढ़ेंगे, तो फिशेस आ सकती हैं, एम्फीबिया आ सकते हैं, रेप्टाइल आ सकती हैं, बर्ड आ सकती हैं। इनका क्लास क्या होगा, सबका सब सॉरी कह रहा है कि हम जो फाइलम पढ़ेंगे, फाइलम में कौन कौन आते हैं, फिशेस आता है, एम्फीबियन आता है, रेप्टाइल आता है, बर्ड आता है। लेकिन कह रहा है कि अलॉन्ग विद द मेमल कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी। मतलब कह रहे हैं कि सबसे हायर कैटेगरी में नेक्स्ट कौन आएगा, मेमेलिया आएगा। कह रहे हैं इसका इसी को हम क्या बोलते हैं, फाइलम बोलते हैं। लेकिन यही देख लेना, डिवीजन और फाइलम दो वर्ड होता है। फाइलम हम एनिमल के लिए मतलब ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करते हैं, और डिवीजन हम प्लांट के लिए यूज करते हैं। ये याद रखिएगा। अपना 9वां देखते हैं, 9वां क्या है। देखो 9वां पेज में क्या दिया गया है। अब यही बात मैं सिखा रहा था आपको। देखो जब हम ऊपर जाएंगे, जब हम स्पीसीज से ऊपर जाएंगे तो हमारा कॉमन कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन देखो जब हम ऊपर जाएंगे तो हमारा कॉमन कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारा कॉमन कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आया। अब देखो कह रहा है कि बेस आर द कॉमन फीचर लाइक द प्रोसेस ऑफ द नोटोकार्ड। मतलब कह रहा है कि जब हम फाइलम को बांटते हैं तो उसमें बेसिस देखते हैं, जो मेमेलिया में नोटोकार्ड देखते हैं, और डॉर्सल होलर न्यूरल सिस्टम भी देखते हैं, इंक्लूड द फाइलम ऑफ द कॉर्डेटा। मतलब कह रहा है कि हम नोटोकार्ड या उसका डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम देखते हैं, उसमें किस में ये सब किस फाइलम में आते हैं, तो फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं। कह रहा है कि प्लांट की बात करें तो प्लांट में कह रहा है कि फ्यू फैमिली कैटेगराइज की गई हैं, मतलब कुछ फैमिली ही उस पर कैटेगराइज की गई हैं जो हायर कैटेगरी में आती हैं। तो हम अगर प्लांट के बारे में अगर फाइलम की बात करें तो प्लांट की जगह पर किस चीज़ का यूज करेंगे। देखो प्लांट का अगर हमें फाइलम देखना हो तो फाइलम की जगह पर क्या यूज होगा, डिवीजन होगा। हम फाइलम ना बोल के वहाँ पर क्या बोलेंगे, डिवीजन प्लांट ही हो, मतलब प्लांट का डिवीजन क्या होगा, ये चीज़ें देखना होता है। एनिमल में क्या बोलेंगे, एनिमल में हम फाइलम का जिक्र करेंगे, लेकिन वहीं पर अगर प्लांट की स्टडी हमें करना होगा तो क्या बोलेंगे, फाइलम की जगह पर डिवीजन यूज करेंगे। अब किंगडम सबसे ज़्यादा हायर कैटेगरी है, तो यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। यहाँ पे यही एक क्वेश्चन देखो तुमको दिखा रहे हैं जो अभी तक नीट में पूछा गया है, असेंडिंग आर्डर ऑफ द स्टार्टिंग विद द स्पीसीज। देखो क्या बोला, कह रहा है कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरी स्पीसीज ऑफ द किंगडम है द बीन शोइंग द असेंडिंग आर्डर। तो असेंडिंग आर्डर मतलब क्या होता है, घटते से बढ़ते क्रम कि बढ़ते से घटते क्रम, बताओ। तो असेंडिंग आर्डर मतलब क्या होता है, घटते से बढ़ते क्रम। डिसेंडिंग आर्डर मतलब बढ़ते से घटते क्रम। तो वही चीज़ तो मैं बताया, कॉमन कैरेक्टर पर पूछिएगा तो देख लीजिएगा। कॉमन कैरेक्टर स्पीसीज के पास क्या होगा, स्पीसीज पे ज़्यादा होगी और किंगडम पे कम होगा। हायर टेक्सोनॉमी अगर पूछ ले तो हायर टेक्सोनॉमी पे हमारा किंगडम में ज़्यादा होगा और स्पीसीज में कम होगा। यही कहानी है। अब देखते हैं अपना जो ग्राफ दिया, एक बॉक्स दिया गया है, बॉक्स में देख लो। बॉक्स में देखो क्या बोला है, कह रहा है कि हम कॉमन नेम दिए हैं। देखो यहाँ पे कॉमन नेम दिया है और यहाँ पे हमारा बायोलॉजिकल नेम दिया है, यहाँ पे जीनस दिया है, यहाँ पे फैमिली दिया है, यहाँ पे ऑर्डर दिया है, यहाँ पे क्लास दिया है, यहाँ पे डिवीजन और फाइलम दिया है। देखो डिवीजन और फाइलम इसलिए दिया है, डिवीजन हम यूज करेंगे प्लांट के लिए, और हम सॉरी देखो क्या बोला, कह रहा है कि हम फाइलम यूज करेंगे एनिमल्स के लिए, लेकिन हम डिवीजन यूज करेंगे प्लांट के लिए। अब देखो किसका किसका एग्जांपल दिया, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2021, 2022, 2023, मतलब एक ही बॉक्स से मतलब इतना मज़ा आता है पूछने में एग्जामिनर को। 2016 और 2012, 2011। सोचो कि एक ही बॉक्स से कितने बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देख लो क्या दिया गया, अब कॉमन नेम दिया गया मैन। मैन मतलब क्या होता है, ह्यूमन, आदमी। अब देखो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियन। इसका जीनस क्या होगा, तो होमो। फैमिली क्या होगी, होमोडेई। इसका आर्डर क्या होगा, प्रीमेटा। क्लास क्या होगा, मेमेलिया। और फाइलम क्या होगा, कॉर्डेटा। याद रखिएगा, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम ह्यूमन सेपियन, जीनस क्या होता है होमो, फैमिली क्या होती है होमिडेई, ऑर्डर क्या होता है प्रीमेटा, क्लास क्या होता है मेमेलिया, और फाइलम क्या होता है तो कॉर्डेटा। अब हाउस फ्लाई मतलब जो मक्खी होती है, मक्खी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, मोस्टका। देखो
मोस्का डोमेस्टिका। कह रहे हैं कि इसका जीनस क्या होगा, मुस्का, और कह रहे हैं कि इसका फैमिली क्या होगी, मोसिडेई, और इसका ऑर्डर क्या होगा, डाइपटेरा, क्लास क्या होगा, इंसेक्टा, और इसका फाइलम क्या होगा, आर्थ्रोपोडा, क्योंकि इसके पास जॉइंटेड लेग होते हैं। अब देख लो मैंगो का साइंटिफिक नेम मेंजीफेरा इंडिका, इसका जीनस क्या होगा, मेंजीफेरा, और इसकी फैमिली क्या होगी, एनाकार्डियेसी, और इसका ऑर्डर क्या होगा, स्पेंडल, और क्लास क्या होगा, डाइकटलीडन, और इसका डिवीजन क्या होगा, एंजियोस्पर्म, मतलब 2 कैटलीडन में टूटेगा, देखते रहना। एंजियोस्पर्म जहाँ पे सीड और फ्रूट दोनों पाए जाएँ। अब देखो यहाँ पे फ्लावर भी पाए जाएँ, ओवरी भी पाई जाए। अब वीट मतलब गेहूँ जानते हो, गेहूँ का साइंटिफिक नेम क्या है, टेस्ट्रम एस्टिबम, तो जीनस नेम क्या होगा, टिस्टकम। अब देखो इसका फैमिली नेम क्या हो गया, पोएसी, इसका ऑर्डर क्या हो गया, पोएल्स, इसका क्लास क्या हो गया, मोनोकट, और इसका फाइलम क्या हो गया, एंजियोस्पर्म। अब देखो कुछ चीज़ें इसमें से मतलब एनसीईआरटी 2023 एनसीईआरटी में बायोलॉजी से कुछ चीज़ें काट दी गई हैं। तो कुछ चीज़ें में क्या क्या काटी गई हैं मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ। अब इसमें से देखो क्या काटा गया है। आपका काटा गया है टैक्सोनॉमी एट, देखो कितने टॉपिक काट दिए गए हैं। पहला काटा गया आपका टैक्सोनॉमिकल एड्स काटा गया है। दूसरा आपका हर्बेरियम, रुकिए इसको लगा लें ताकि पढ़ाने में थोड़ा सा इजी हो, कब तक हाथ में पकड़े रखें। आपका तीसरा काटा गया है बॉटनिकल गार्डन। आपका चौथा काटा गया है, मतलब ये रिमूव हो गया है, म्यूजियम। और पांचवा काटा गया है आपका आपका जूलॉजिकल पार्क। और छठवां काटा गया आपका की, मतलब ये सब चीज़ें रिमूव हो गई हैं। देखो अब तुमसे पूछा जाए कि टैक्सोनॉमिकल एड्स, जैसे मान लो पूछ लिया जाए, ये टैक्सोनॉमिकल एड्स मतलब इसके बगल में लिखा गया हो आपका टूल्स, तो अगर मैं इसको हटाना चाहूँ देखो क्या होगा। अब टैक्सोनॉमिकल टूल्स क्या क्या होंगे, तो अगर मान लो हर्बेरियम है, बॉटनिकल गार्डन है, म्यूजियम है, जूलॉजिकल पार्क है, और की है, और आपका क्या है बता दे रहा हूँ, और क्या क्या चीज़ें इसमें छूटी हुई हैं। अब मान लो पहला यहाँ पे कुछ डाल देते हैं, पहला मान लो पहले पे तो हो गया, की हो गया ना, हाँ ठीक है। फ्लोरा, अब सातवां लिखते हैं, सातवां आपका मैनुअल है। आठवां आपका मोनोग्राफ है। और आपका नौवां है कैटालॉगस। देखो इतनी चीज़ें काट दी गई हैं। तो देखो टैक्सोनॉमिकल एड्स जो पहला बात आता है, तो टैक्सोनॉमिकल एड्स में क्या क्या आती हैं पहले देख लीजिएगा, या अपने नोट्स में डाल भी लीजिएगा। जो टैक्सोनॉमिकल एड्स या टूल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो पहला मान लो हर्बेरियम आता है, तो दूसरा बॉटनिकल गार्डन, तो तीसरा म्यूजियम, तो चौथा जूलॉजिकल पार्क, पाँचवा की, छठवां फ्लोरा, सातवां मैनुअल, आठवां मोनोग्राफ, और नौवां कैटालॉगस।
देखो हर्बेरियम में ये होता है कि हर्बेरियम सीड जो हम तैयार करते हैं, किसी भी प्लांट का कोई भी पार्ट हम तोड़ के पहले क्या करते हैं, उसको ड्राई करते हैं, फिर उसको प्रिजर्व करते हैं, फिर उसको पेज पे चिपका देते हैं। फिर कह रहा है कि मान लो अगर हम हर्बेरियम की बात करें तो हर्बेरियम के कुछ सीट होते हैं। अब देखो कुछ लिखना ही पड़ेगा भाई, क्या करें हम। अब मान लो यहाँ पे बात होता है, मेरा पहला ही हर्बेरियम की बात करते हैं। अब सब चीज़ें इतना तो बता नहीं सकता सब। अब पता नहीं, अभी तक एनटीए ने कोई नोटिस ही जारी नहीं किया कि क्या सिलेबस रहेगा, तो पुराना ही सिलेबस फॉलो करते हैं अभी। देखो कह रहा है कि हर्बेरियम हम जानते हैं, हर्बेरियम में क्या करते हैं, किसी भी प्लांट पार्ट को हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं और उसको प्रिजर्व करते हैं। तो अब हर्बेरियम सीट में देख लो, पहला इसमें कितने कितने चीज़, मतलब उस सीट पे क्या क्या जो, मतलब जिस सीट पे हम चिपकाते हैं, मतलब देखो क्या करते हैं, किसी भी एक प्लांट पार्ट को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद से किसी पेपर में रख के उसको प्रिजर्व करके, मतलब किसी कापी उपी से हम लोग दबा देते हैं ताकि उसका शेप खराब ना हो। फिर हम उसके बाद से उसका कलर भी ना उड़े, वैसे पड़ा रहता है। फिर हम कुछ दिन बाद उसको निकालते हैं, एक पेज रहता है, एक सीट रहता है, जिस सीट पर हम उसको चिपकाते हैं। तो चिपकाते हैं तो कह रहे हैं कि उस सीट पे क्या क्या लेबलिंग होता है, क्या क्या मेंशन होता है। तो देखो क्या क्या उस पर मेंशन करना होता है उस पेज पे। तो उसको मान लो अगर किसी प्लांट पार्ट को हम ड्राई और प्रिजर्व करके जब चिपकाते हैं तो उस पर क्या क्या होता है, उसमें हमें पहला देखना होता है अबाउट, पहले क्या बताना होता है उसमें, अबाउट डेट, मतलब किस डेट को आप उस प्लांट को तोड़े थे, मतलब प्लांट के पार्ट को तोड़े थे। दूसरा उसमें हमें देखना होता है प्लेस ऑफ कलेक्शन, मतलब आप किस जगह से उसको तोड़े थे। पहले देखो किस डेट को तोड़े थे, फिर उसमें और क्या लिखना होता है, किस जगह से तोड़े थे, मतलब गोरखपुर से तोड़े थे कि लखनऊ से तोड़े थे कि कानपुर से कि गांव से, जहाँ से तोड़े हो। और तीसरा इसमें लिखना होता है इंग्लिश नेम, इंग्लिश नेम उसका। चौथा आपको लिखना होता है उस प्लांट का लोकल नेम, मतलब गांव के भाषा में उसको क्या बोलते हैं वहाँ पे, लोकल एंड बॉटनिकल नेम। बॉटनिकल नेम। अब देखो, अब पांचवा आपको लिखना होता है इसमें फैमिली, किस फैमिली में आता है, फैमिली नेम। और आपको छठवां लिखना होता है कलेक्टर नेम, मतलब उसको कलेक्ट करने वाला कौन है, ठीक है, मतलब जो उसको कलेक्ट किया, मतलब तोड़ के इतना टाइम से उसको प्रिजर्व किया था, फिर उसको चिपका रहा है। ये आपने क्लास 12 में किया होगा कि हर्बेरियम फाइल क्या होता है, बनाया होगा, तो उसमें किस किस चीज़ को लेबलिंग किया करना होता है, मतलब मेंशन करना होता है, लिखना होता है किस जगह से उस प्लांट को तोड़े हैं, मतलब उस प्लांट पार्ट को तोड़े हैं, उस जगह का नाम लिखिए, फिर इंग्लिश नेम लिखना होता है, लोकल नेम या बॉटनिकल नेम लिखना होता है, या उसका फैमिली का भी, किस फैमिली से वो बिलोंग करता है प्लांट, और कलेक्टर नेम, मतलब किसने उसको कलेक्ट किया है। इतनी चीज़ें हर्बेरियम की बात हो गई। अब यहाँ तक कोई हर्बेरियम की बात खत्म। अब अगला आता है अपना, अगला आपका आता है, दूसरा आपका आता है बॉटनिकल गार्डन। तो बॉटनिकल गार्डन की बात करते हैं। बॉटनिकल गार्डन, पहले ये बताओ बॉटनिकल गार्डन में, पहले दिमाग में रखना बॉटनिकल गार्डन में कौन से प्लांट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे लिविंग प्लांट देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पे डेड देखने के लिए नहीं मिलते हैं। अब इसमें 3 एग्जाम्पल दिए गए, मतलब 3 आपको जगह का एग्जाम्पल दिया गया है। देखो जो यहाँ पे लिखा है, देखो बॉटनिकल गार्डन में जब जाओगे तो वहाँ पे सारे लिविंग प्लांट होंगे, डेड तो नहीं होंगे। तो उसमें क्या लिखा होगा, उसका फैमिली का नाम लिखा होगा, और उसका क्या लिखा होगा, बॉटनिकल नेम लिखा रहता है। मतलब जब जाओगे बॉटनिकल गार्डन घूमने गए होगे तो जो भी प्लांट वहाँ लगे होते हैं, उस प्लांट पे क्या लिखा होता है, फैमिली नेम लिखा होता है उस प्लांट का, और उसका बॉटनिकल नेम लिखा रहता है। और 3 एग्जाम्पल दिया गया है कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। तो नेशनल बॉटनिकल इंस्टीट्यूट आपका कहाँ है, लिख लीजिएगा, बोल रहा हूँ यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। तो देखो 3 यहाँ पे मतलब एग्जाम्पल है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो लखनऊ में है, लिख लीजिएगा, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। दूसरा लिखा गया, दूसरा बोला गया है फेमस बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, फेमस बॉटनिकल गार्डन क्वी इंग्लैंड, मतलब क्वी एक जगह है इंग्लैंड में, वहाँ पे है।
और एक बोला गया इंडिया बॉटनिकल गार्डन, मतलब इंडिया बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, तो ये आपका हावड़ा, मतलब कोलकाता, मतलब वही हावड़ा इंडिया, मतलब कोलकाता में पड़ता है। ये 3 चीज़ें लिख लीजिएगा। अब आपका आता है म्यूजियम। म्यूजियम आप किसको रखते हैं, ठीक है। अब आपका अगला आता है आपका म्यूजियम। म्यूजियम में आपको क्या मिलता है, हमेशा डेड स्पेसिमेन मिलते हैं, मतलब यहाँ पे हमेशा मरे हुए मिलेंगे, यहाँ पे एक भी चीज़ जिंदा नहीं रहा है। म्यूजियम घूमने जाते हो ना, या तो कंकाल मिलेगा या तो कुछ मिलेगा, तो यहाँ पे देखो म्यूजियम में आप जब भी जाओगे तो यहाँ पे कलेक्टिंग ऑफ द प्रिजर्व ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, मतलब कह रहा है कि यहाँ पे क्या किया गया रहता है, तो यहाँ पे प्लांट और एनिमल को प्रिजर्व किया गया होता है, मतलब रखा गया होता है स्टडी पर्पज़ के लिए, ताकि आप क्विक रिफरेंस कर पाएँ। मान लीजिए जो प्लांट अगर आपको अमेजोन जंगल में मिले तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या रखा गया उसका, जो शायद जो विलुप्त हो गए हैं, जो मिलते ही नहीं है, तो उनको पढ़ना होगा तो क्या करोगे, म्यूजियम से तो देखोगे। तो यहाँ पे क्या होता है, डेड प्लांट और डेड एनिमल को रखा जाता है। और एक बात बोला गया कि यहाँ पे इंसेक्ट को कैसे रखा जाता है, तो यहाँ पे हम पहले इंसेक्ट को क्या करते हैं बताओ। यहाँ पे बोला गया है इंसेक्ट को क्या करोगे, पहले आप प्रिजर्व करोगे। प्रिजर्व किस में करोगे, इंसेक्ट बॉक्स में। भाई इंसेक्ट रखा गया होगा ना म्यूजियम में, तो उसमें किसी इंसेक्ट बॉक्स में ही रखा गया हो, तो कह रहा है पहले क्या करोगे, तो उसको पहले कलेक्ट करोगे। मतलब एक इंसेक्ट अगर आपको रखना हो तो पहले क्या करोगे, एक इंसेक्ट अगर रखना हो आपको, अगर इंसेक्ट को प्रिजर्व करना हो, अगर एक इंसेक्ट को प्रिजर्व करना हो तो पहले क्या करोगे, पहले वो इंसेक्ट को पकड़ोगे, मतलब कलेक्ट करोगे, कलेक्टिंग, फिर उसको क्या करोगे, किलिंग, मार दोगे, किलिंग, फिर क्या करोगे, उसको पिन कर दोगे ताकि वो खराब ना हो, पिनिंग, फिर उसको क्या करोगे, पिनिंग करके उसके बाद बॉक्स में पैक कर दोगे लिक्विड के साथ। अब कह रहा है कि मान लो किसी एनिमल को रखना हो, बड़ा एनिमल को, तो क्या करोगे, स्टफ कर दोगे, भूसा भर दोगे। मतलब पहले जानते हो ना, पहले के राजा महाराजा जो शिकार करते थे वो क्या करते थे, एनिमल को मार के लाते थे और उसके खाल निकाल के उसमें भूसा भर के टांग देते थे। वही कह रहा है स्टफ मतलब होता है भूसा। तो क्या करोगे, किसी एनिमल को क्या करोगे, स्टफ एन एनिमल एंड बर्ड एंड मैमल, मतलब किसको किसको हम भूसा भर के रख सकते हैं, तो हम एनिमल को रख सकते हैं, बर्ड को रख सकते हैं और किसी मैमल को रख सकते हैं। अब फिर कह रहा है कलेक्शन ऑफ द एनिमल स्केलेटन, मतलब कोई जैसे डायनासोर का क्या है, डायनासोर का कुछ मिलता नहीं है आजकल, हम क्या जानते हैं डायनासोर का हमें स्केलेटन मिला था, तो वो क्या है म्यूजियम में रखा गया है। तो वही कह रहा है कि और क्या रख सकते हैं म्यूजियम में, तो हम किसी भी एनिमल का स्केलेटन रख सकते हैं। अगर भूसा नहीं भर पाए तो क्या करोगे, किसी न किसी एनिमल का जो क्या करोगे, उसका स्केलेटन वैसे ही रख दोगे। अब अगला अपना क्या आता है, अगला आता है जूलॉजिकल पार्क। तो जूलॉजिकल पार्क का मतलब क्या होता है, जूलॉजिकल पार्क में आप वहाँ पे भी लिविंग एनिमल को देखते हो। तो जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है, लिविंग एनिमल को रखने का मतलब ये थोड़ी कि आपको देखने के लिए रखा गया है, वहाँ पे हम उसे इसलिए रखते हैं ताकि उसका मतलब उसको ह्यूमन प्रोटेक्ट केयर, मतलब उसी के इन्वायरमेंट में दिया जाता है। उसको रखते हैं इसलिए ताकि हमें उसे हैबिटेट का पता चल पाए, मतलब जो एनिमल हम रखें उसका हैबिटेट कैसा है, उसका खान पान कैसा है और उसका रहन सहन कैसा है, ये सब देखने के लिए हमने रखा है जूलॉजिकल पार्क में। अब आता है आपका की का, ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा गया, की किसे बोलते हैं, तो लिख लीजिएगा एनालिटिकल, लिख लीजिएगा एनालिटिकल मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। मतलब की किसे बोलोगे, तो बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी के बिहाफ पे अगर किसी भी हम ऑर्गेनिज्म या एनिमल को बांटते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, की बोलेंगे। कह रहा है कि ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड द लीड, मतलब कह रहा है कि हर एक स्टेटमेंट जो होगा की का वो क्या करेगा, लीड करेगा। मतलब कहने का मतलब अगर हम दो एनिमल ले लें और मान लो एक हम डॉग ले लेते हैं, एक कोई बर्ड ले लेते हैं, तो हमने कहा कि हाँ बर्ड के पास 2 पैर है लेकिन डॉग के पास क्या है 4, तो डॉग आगे गया ना, मतलब लीड कर गया, और वैसे ही क्या बोलते हैं बर्ड क्या हो गए, पीछे हो गई। लेकिन वही बोलेंगे कि एक पीक है, मतलब चोंच है वीक, तो अगर मान लो चोंच की बात करें तो फिर क्या हो गई, बर्ड आगे गई, अब डॉग पीछे रह गया, डॉग के पास तो होता नहीं है वीक। अब मान लो फिर पूछा जाए कि हाँ ये बताओ कि अब हमने बोला कि वन मतलब एक टेल है, तो फेदर लाइक टेल है कि नॉर्मल टेल है, तो नॉर्मल टेल डॉग का, तो डॉग लीड कर गया। वही कह रहा है कि हर एक इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, लीड करता है, एक आगे जाएगा तो एक पीछे छूट जाएगा।
अब बोला है फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में, मतलब हमारे एक पार्टिकुलर एरिया में, जैसे मान लो आप कहीं भी रहते हो किसी भी सिटी में, उस सिटी के पार्टिकुलर में तो एक सर्किल हो, उस सर्किल में कितने प्लांट पाए जा रहे हैं, उसी जितने प्लांट पाए जाएंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्लोरा बोलेंगे। अगर उसी इन्वायरमेंटल एक सर्किल में जितने एनिमल पाए जाते होंगे उसको क्या बोलेंगे, फौना बोलेंगे। ये तो है क्वेश्चन। अब देखो मैनुअल, मैनुअल का देखो कह रहा है कि द रिकॉर्डिंग डेट कंटेनिंग इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द स्पीसीज फाउंड इन एरिया, मतलब कह रहा है कि हम एक रिकॉर्ड तैयार करते हैं कि इस पार्टिकुलर एरिया में कितने एनिमल पाए जा रहे हैं या कितने प्लांट पाए जा रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मैनुअल बोलते हैं। मतलब मेन्यू देखते हो ना, किसी में खाने होने के लिए जाते हो किसी होटल में, तो क्या होता है वहाँ पे एक मेनू कार्ड मिलता है, तो उसे कह रहा है कि क्या मेनू एक लिखा होता है स्टेप बाई स्टेप में, तो उसी को क्या बोला, क्या है एक पार्टिकुलर एनिमल, मतलब पार्टिकुलर एरिया में कितने प्लांट है, कितने एनिमल है, कितने प्लांट के पार्ट, मतलब कौन कौन से, कितने आम के पौधे कितने हैं, कितने अमरूद के पौधे हैं, कितने लीची के पौधे हैं, ये सब लिखे जैसे एक मैनुअल कार्ड में होता है, वैसे ही एक मैनुअल फॉर्म में हम लोग बना के रखते हैं कि कितने एनिमल कौन इस एरिया में पाए जा रहे हैं। अब आता है आपका मोनोग्राफी। मोनोग्राफी में देख लो, मोनोग्राफी में आता है कि दीज आर द रिकॉर्ड डेट द कंटेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सा, मतलब किसी एक टैक्सा के बारे में अगर हमें इन्फॉर्मेशन लेनी हो उसका क्या करना पड़ेगा, मोनोग्राफी करना पड़ेगा, तो हम जान जाएंगे। फिर कह रहा है कि कैटालॉगस क्या होता है, कैटालॉगस इट इज़ द एन अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट ऑफ द स्पीसीज, मतलब कह रहा है कि कैटालॉगस हम उसे बोलें, जैसे आपने कंप्यूटर देखा होगा ना, कंप्यूटर में क्या होता है अल्फ़ाबेट, मतलब मान लो मेरे पास कोई पीडीएफ है, उसमें से मुझे ढूंढना है कि हाँ कोई एस नाम का इंसान है, ये है, तो हम क्या करेंगे, एस बटन को दाबते हैं तो एस वाला खुल के सामने आ जाता है, बाकी सब हट जाता है। तो वही कह रहा है कि जो कैटालॉगस होता है, कैटालॉगस क्या करता है, कैटालॉगस अल्फ़ाबेटिक में काम करता है, मतलब अल्फ़ाबेट में हर स्पीसीज का नाम लिखा रहता है और हम उसको ईजिली वहाँ से क्या करते हैं, स्टडी कर पाते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन निकाल पाते हैं। ये हुआ आपका लिविंग वर्ड का वन शॉट वीडियो कंप्लीट, और बाकी अब जो भी आप बोलेंगे कमेंट में या जो क्लास में, वो मैं चैप्टर फिर आपको रिकॉल करा दूंगा वन शॉट के रूप में। थैंक यू सो मच।